ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। अपन बात कर रहे हैं अपने बीएससी फर्स्ट ईयर का जो एक यूनिट है अपना सॉलिड स्टेट। अगर अपन सॉलिड स्टेट की बात करें तो जिन चीजों के बारे में अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया, सबसे पहले जो है आपको मैं वो बताता हूँ, उसके बाद में अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो सर्वप्रथम अगर अपन बात करें तो अपन लोगों ने कर लिया था नंबर 1 पे, आज अपन सॉलिड स्टेट को खत्म कर देंगे। एक तो है आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में जो है आप लोगों का टाइप्स ऑफ सॉलिड, यानी कि ठोसों के प्रकार जो हैं वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में है आप लोगों का यूनिट सेल, यानी कि एकक कोशिका एंड इट्स टाइप्स एवं इसके प्रकार। इसके बाद में अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोग कर चुके हैं क्या, आपके क्रिस्टल सिस्टम, जिसे आप लोग बोलते हो क्या, क्रिस्टल समुदाय। उसके बाद में अगर आप लोगों से बात करें तो अपन लोग कर चुके हैं क्या, आप लोगों का वाइस इंडाइसिस एंड आप लोगों का क्या है, मिलर इंडाइसिस। वाइस इंडाइसिस और आपका क्या, मिलर इंडाइसिस। इसके अलावा जो अभी अपना जो चल रहा है वो है आप लोगों का क्या, ब्रेग समीकरण, जिसको आज की क्लास में अपन करेंगे कंप्लीट। एक वीडियो इसका आपके पास में आ चुका है, ब्रेग इक्वेशन। और उसके बाद में है आप लोगों का वो है मेथड टू डिटर्मिनेशन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। ये देखिए आप लोगों का एक स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर जो क्रिस्टल सिस्टम है इसमें हमें बुक में सारा मैटर मिला नहीं है, या जो आपने बताया वो है नहीं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास में यहाँ पे किताब पड़ी है आपको, पी भागचंदानी की, कॉलेज बुक हाउस की, आरबीडी की, सब में आपका ये जो सातों के सातों सिस्टम है ये दिया हुआ है। इसके साथ साथ में आप लोगों की जो 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें भी जो सातों प्रकार के सिस्टम मैंने आपको बताए थे एक ही शब्द में याद करने के लिए, CTORHMT, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग का एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, तो आप लोग उसको तरीके से देखोगे और आराम से, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कभी भी जो है कॉलेज में आकर के, है ना, जिस दिन आपका कॉलेज खुला उस दिन आप आकर के मेरे से डिस्कस कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत वहां नहीं आएगी। देखिए ये है सॉलिड स्टेट, जहां से अपने क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ साथ में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका और बोल गया जो अपन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो है आप लोगों का डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ये भी अपन लोग कर चुके हैं। तो सॉलिड स्टेट में आपका जो है लगभग सॉलिड स्टेट का जो 85% पार्ट है वो आपको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, अब देखिए ये तो अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा है सॉलिड स्टेट में, जहां से आराम से आप लोगों के थ्योरेटिकल एज वेल एज कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं वहां में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए अंतिम क्लास की अगर अपन बात करें तो आपके पास में जो अंतिम क्लास है वो है ब्रेग इक्वेशन से रिलेटेड। तो देखिए ब्रेग इक्वेशन की अगर अपन लोग बात करें तो अपन लोगों ने कहा था कि इसका प्रतिपादन जो है वो जो क्रिस्टल होते हैं उनके मध्य विभिन्न तल जो होते हैं उनके बीच की दूरी का मान ज्ञात करने के लिए इसे प्रयोग में लिया जाता है। और इसका प्रतिपादन WH एवं WL ब्रेग ने किया, और उन्होंने क्या किया उसकी बात अपन लोग कर लेते हैं। देखिए ये मान लीजिए आपका कोई भी क्या है, क्रिस्टल है इस तरीके से। ठीक है, इसकी लेयर को मैं A1 बोल रहा हूँ, इसको मैं A2 बोल रहा हूँ, इसको A3 A4 जो अपन चाहे उस हिसाब से अपन इसको बोल रहे हैं। और इसका बीच का जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है इसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, D बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, D बोल रहे हैं। WH एवं WL ब्रेग ने देखा कि जब हम इस पे एक्स-रे किरणों की बौछार करते हैं तो इस तरीके से जो है कुछ एक्स किरणें हैं वो आप लोगों की प्रथम तल से परावर्तित हो जाती हैं, कुछ प्रथम तल को भेजते हुए दूसरे से, कुछ जो एक्स किरणें हैं आप लोगों की वो प्रथम द्वितीय तल को भेजते हुए तीसरे तल से टकरा करके क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। और ये जो किरणें हैं ये कौन सी किरणें हैं, एक्स-रे किरणों का पुंज है। क्या है, एक्स-रे किरणों का क्या है, ये पुंज है इस तरीके से। और ये यहाँ से क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं। ठीक है, जहां अपन लोगों ने इसको नाम दिया था ABCDEF, या जो भी आप लोगों ने सिंबल दिए थे वो कोई इश्यू नहीं है आप लोगों का। अब देखिए
यहाँ से अगर इस बात को अपन बात करें तो यहाँ इस तरीके से अपन लोगों ने क्या डाले थे, लंब डाले थे। हो सकता है इसको आप लोगों ने वहां पे को नाम दिया हो, जो भी सिंबल दिया हो वो प्रीवियस क्लास में आपका अपने पास में रिकॉर्डेड है। यहाँ जैसे मैं आपसे बात करूं MNP, जो भी आप लोगों को दिया गया है, ठीक है, वहां जो सिंबल है वो। अब देखिए ये जो आप लोगों का इस तरीके से जो ज्योमेट्री बनी, इसमें आप लोगों के ब्रेक एक्सपेरिमेंट के दौरान अथवा ब्रेक मेथड में, तो उससे अपन लोग क्या सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ जो आप लोगों का जो ये एंगल बनता है, इसकी बात अगर अपन करेंगे तो यहाँ जो त्रिभुज आपका जो बना, उसको अगर अपन बात करें MNO, अपन बात करें एक तो त्रिभुज बन रहा है आपका MNO, जो भी आप लोगों का वहां पे सिंबल हो सकता है, यहाँ आपका कुछ और नाम दिया गया हो सिंबल, आप लोग समझ आइएगा। एक त्रिभुज तो कौन सा बन रहा है ये, और दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है आप लोगों का, जैसे NPO, ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। और साइन थीटा की अगर अपन लोग बात करें तो आपका जो साइन थीटा है वो क्या आ जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ बात करें तो आपका क्या जाएगा, MN बटा कर्ण क्या हो जाएगा आपका ON। आपका जहां पे जो सिंबल है उसको वही नाम देना आप लोग। इस वाले त्रिभुज में अगर अपन लोग बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि सिंबल मैंने आपको जो बताए थे वो क्लास तकरीबन 15-20 रोज पहले हुई थी, ठीक है। तो अब उस क्लास में जो आपको यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, आप लोग अपनी कॉपी में वही सिंबल लेना है। इस त्रिभुज की बात करोगे तो ये तो क्या है आपका, लंब की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है, क्या है, D है। और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है आप लोगों का, D है। तो MN की वैल्यू क्या आ गई, D sin थीटा। आगे MP की बात करेंगे तो भी वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों की, D sin थीटा। ये आप लोग आराम से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। फिर बच गया क्या आप लोगों का MN और क्या है MP, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे, पथांतर। क्या बोलेंगे, पथांतर बोलेंगे। और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर आएगी आप लोगों का, इन दोनों के योग की। पथांतर जो होता है ना, क्रिस्टल का जो है इंटरप्लेनर डिस्टेंस है, उसकी अगर अपन बात करें तो वो पथांतर के योग के क्या होता है, तुल्य होता है। तो पथांतर क्या है, NP और MN, इन दोनों का अगर आप लोग योग करोगे तो आपके पास में क्या फार्मूला आएगा, 2D sin थीटा। क्या आएगा आपका, 2D sin थीटा। और संपोषी व्यक्तीकरण की अगर अपन लोग बात करें तो वहां अपन कह सकते हैं कि ये जो आपका पथांतर का मान आ रहा है 2D sin थीटा, वो परावर्तन की कोटि तथा वेवलेंथ के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि परावर्तन की कोटि को अपन n लिखेंगे और वेवलेंथ को n लैम्डा लिखेंगे। ये बराबर आता है किसके, आप लोगों का पथांतर के। और वो क्या होता है आप लोगों का 2D sin थीटा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, ब्रेग समीकरण। ये समीकरण आपकी क्या कहलाती है, ब्रेग समीकरण कहलाती है, जिसके द्वारा अपन लोग आराम से जो है D की वैल्यू याद कर सकते हैं। कैसे, D बराबर n लैम्डा अपॉन क्या है, 2 sin थीटा। क्लियर है। तो पिछली क्लास में ये जो सिंबल थे वो आप लोगों का जो है आपके पास में तो रिकॉर्डेड है अवेलेबल, मेरे पास में वो अवेलेबल नहीं, क्योंकि वो क्लास हुए तकरीबन आपके 15 से 16 दिन के आसपास हो गए, ठीक है। तो वहां जो भी सिंबल है वो लिख करके मैंने ये जो बातें आपको बताई है, ये वैल्यू आप लोग रखोगे, किताब में से आप लोग देखोगे तो आपका जो ब्रेग समीकरण है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ आप लोगों का क्या है, टोटली ब्रेग इक्वेशन की ब्रेग समीकरण क्या है। तो ये अपन लोगों ने बात की। सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन जो है वो WH एवं WL ब्रेग के द्वारा किया गया। उसके बाद में अपन लोग बात करें तो जब एक क्रिस्टल के विभिन्न तलों पर अक्सर किरणों का एक पुंज डाला गया तो उन्होंने ये प्रेक्षित किया कि कुछ अक्स किरणें प्रथम तल से, कुछ द्वितीय तल से, कुछ तृतीय तल से क्रमशः वहां से टकरा करके वापस क्या हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन लोगों ने दो लंब डाले, उनकी अपन लोग बात की। फिर दो त्रिभुज बने, उसमें अपना क्या आया, D sin थीटा, D sin थीटा। फिर पथांतर का जो है इनका योग किया अपन लोगों ने, और फिर अपन लोगों ने क्या लगाया, n लैम्डा बराबर 2D sin थीटा, जहां पे D क्या है आप लोगों का, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। ये हुआ आप लोगों का क्या, ब्रेग इक्वेशन। क्लियर है आप लोगों का। अब देखिए सॉलिड स्टेट में कुछ चीजें आप लोगों की पेंडिंग में, उनकी अपन बात कर लेते हैं। एक है आप लोगों का ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या है, ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति, ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, चुंबकीय प्रवृत्ति, ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति, ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति। आप लोग ये हेडिंग डाल लीजिए अपने नोटबुक में,
मैग्नेटिक नेचर ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब देखिए क्या है आप लोगों का। सबसे पहले आप लोग समझिए कि अगर अपन चुंबकीय प्रवृत्ति की बात करें तो ठोसों को निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आप लोगों का ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति। ठोसों की चुंबकीय प्रवृत्ति। अपन लिखेंगे ठोसों को चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर, चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नेचर सॉलिड क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले क्या आएगा आप लोगों का अनुचुंबकीय पदार्थ। क्या आएगा आप लोगों का अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ जिसे अपन लोग बोलेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर 2 जो आएगा आप लोगों का वो आएगा क्या आप लोगों का प्रतिचुंबकीय पदार्थ। कौन सा आएगा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। उसके बाद में नंबर 3 पे अगर अपन लोग बात करेंगे तो वो आएगा आप लोगों का फेरो अनुचुंबकीय पदार्थ। फेरो अनुचुंबकीय पदार्थ। उसके बाद में नंबर 4 पे अगर अपन बात करेंगे तो वो आएगा आपका प्रतिफेरोचुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और सबसे लास्ट में जो आएगा आप लोगों का नंबर 5 वो आएगा आप लोगों का लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या है आप लोग? सबसे पहले आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद में अपन एक एक को समझेंगे और फिर अपन इनको अपनी कॉपी में क्या करेंगे? मेंशन करेंगे। सबसे पहले आप लोग इस चीज को उतारिए। आप लोगों को लिखना है कि ठोसों को चुंबकीय प्रवृत्ति के आधार पर निम्नलिखित भागों में वर्गीकृत अथवा बांटा गया है। सबसे पहले नंबर 1 लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ मीन्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। सेकंड है प्रतिचुंबकीय पदार्थ मीन्स डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। थर्ड है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नंबर 4 पे है एंटी फेरोमैग्नेटिक और उसके बाद में माइक्रो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है? अब देखिए अपन सबसे पहले इन पांचों को समझ लेते हैं, उसके बाद में अपन बात करते हैं। ये जो आप लोगों के चुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, फेरानुचुंबकीय, ये क्या है, इसको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है।
तो इनकी वर्गीकृत करने का आधार है कि जब अपन लोग इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं ना तो इनमें क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, इस आधार पे इन्हें बांटा गया है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि चुंबक के दो सिरों की मैं बात करूं तो इनके मध्य मान लीजिए ये जो आपका चुंबक के दो सिरे हैं और इनमें मैं अगर आपका कोई पदार्थ यहां रख देता हूं और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं। ये देखिए ये कौन सी रेखाएं हैं आप लोगों की, चुंबकीय बल रेखाएं, इस तरीके से। अब देखिए अगर मैं इनके मध्य कोई सब्सटेंस रखता हूं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई सब्सटेंस रखा, कोई पदार्थ रखा और यह पदार्थ जब इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और यदि हम ये देखें कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसको अगर वो अपनी तरफ आकर्षित करता है तो ये पदार्थ क्या कहलाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय पदार्थ। यानी कि वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हो तो इन्हें क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा जो अनुचुंबकीय पदार्थ है यानी कि अनुचुंबक होते की जो प्रवृत्ति है वो कौन रिप्रेजेंट करते हैं, तो सामान्यतः अपन ऐसे कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें सामान्यतः इस क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी तरफ क्या करते हैं, ये आकर्षित करते हैं। तो ऐसे पदार्थ क्या हो जाएंगे आप लोगों के, अनुचुंबकीय पदार्थ हो जाएंगे, जिनके अपन लोग एग्जाम्पल लिख लेंगे दो। उसके बाद में क्या आएगा आप लोगों का, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। क्या है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या होगा, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर जो चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करते हो, अपने से प्रतिकर्षित करते हो, तो उन्हें अपन लोग क्या बोल देंगे, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और जनरली वे पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता हो, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, युग्मित रहते हैं, आप लोगों के पेयर्ड रहते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद में अपन क्या कर लेंगे, इसके एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। ठीक इसी तरीके से अगर अपन लोग बात करेंगे तो अपन बात करेंगे कौन से पदार्थ की, आप लोगों के फेरो अनुचुंबकीय पदार्थ। फेरो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, होने को तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ ही होते हैं। कैसे, आपका ये जो शब्द है आप लोगों का, ये कौन सा शब्द है आप लोगों का, अनुचुंबकीय, लेकिन इसमें साथ में क्या जुड़ा हुआ है, फेरो। ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होती हो, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती हो आप लोगों की, बहुत ज्यादा होती हो, तो उसमें जो चुंबकत्वता का जो गुण होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को, जैसे मान लीजिए आप लोगों का आयरन +2 है, आपका क्रोमियम है, आपका मैग्नीज +2 है, डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं ये सारे के सारे। और जहां आप लोग इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो अमूमन जिसमें 4-5 जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4-5-6 ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनमें जो अनुचुंबकीय की जो प्रवृत्ति होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से इन पदार्थों को क्या कहते हैं, फेरो अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। मतलब ऐसे अनुचुंबकीय पदार्थ जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, सामान्यतः 4-5-6, तो ये इनमें जो अनुचुंबकत्व की जो प्रवृत्ति होती है वो बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, फेरो अनुचुंबकीय पदार्थ। क्लियर है? इसके एक दो अपन एग्जाम्पल लिख लेंगे। उसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या है, प्रति फेरोचुंबकीय पदार्थ, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये पदार्थ क्या होंगे, ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो ज्यादा होती है, लेकिन इसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका विन्यास क्या होता है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है ना, एक इस तरीके से है तो दूसरा कैसे अरेंज हो जाता है, इस तरीके से, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। इस तरीके से ये आपस में जो अपना जो अनुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका विरोध करके उसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें आपका जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो होती है, लेकिन इनका अभिविन्यास एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसका जो चुंबकत्व का गुण होता है वो ये खो देते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उसके बाद में क्या होता है, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ का मतलब इनमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें भी अभिविन्यास विपरीत होता है, लेकिन ये असमान संख्या में होते हैं। जैसे मैं 3 की कह दूं तो इसका प्रभाव तो इसने कैंसिल कर दिया, लेकिन इसका प्रभाव कैंसिल करने वाला दूसरा इसमें है नहीं। तो इसमें जो अनुचुंबकीय गुण होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। आई बात आप लोगों के समझ में? तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, आपका जो है लघु लोह चुंबकीय की बात करें तो वो अपने को करना है, फेरो अनुचुंबकीय करना है, और आपका प्रति फेरो चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, एक बार आप लोग उन चीजों को बोर्ड पे देखिए, थोड़ा सा आप लोग इस पे मनन कीजिए, उसके बाद में अपन आगे की बात करते हैं।
क्लियर हुआ? तो आज की क्लास में आप लोगों ने इन सब चीजों के बारे में समझा। अगली क्लास में जब आप लोग आओगे तो ये जो प्रतीक जो आपका एक एक सब्सटेंस है, इसकी डेफिनेशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसका डायग्राम और इसके एग्जांपल, इनके अपन लोग अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपन लोग अगली क्लास में। ब्रेक इक्वेशन को आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।